मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर मैं आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उषा प्रेमवदा रचित वापसी कहानी। उषा प्रेमवदा इस कहानी की रचनाकार हैं। इनकी जीवन यात्रा कैसी रही ये हम पहले देख लेते हैं। इनका जन्म 24 दिसंबर सन 1930 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए की परीक्षा पास की थी और वहीं से पीएचडी भी की थी। उषा प्रेमवदा के बारे में अगर कहें तो वे 9वें दशक की सशक्त रचनाकार हैं। इनके कथा साहित्य में छठे और 7वें दशक के शहरी परिवारों का संवेदनापूर्ण चित्रण मिलता है। इन्होंने शहरी जीवन की बढ़ती उदासी, अकेलेपन आदि का अंकन संवेदनापूर्वक किया है। इनकी कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं: वनवास, कितना बड़ा झूठ, शून्य, जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा, मेरी प्रिय कहानियाँ, संपूर्ण कहानियाँ आदि। आज जिस तरह से परंपरागत पारिवारिक संबंध टूट रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, संयुक्त परिवार अब सीमित होते जा रहे हैं, एकल परिवार का रूप लेते जा रहे हैं, ऐसे समय में इस तरह की कहानियाँ या इनकी कहानी का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है और इसकी यथार्थता जीवंत हो उठती है। वापसी कहानी की शुरुआत भी वापसी से ही होती है और अंत भी वापसी से। और कहानी का निचोड़ अगर हम देखें तो यह निकलता है कि खून का रिश्ता और मन का, ये दोनों अलग चीज़ें होती हैं। और दूसरी बात, जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है। हर क्षण को हमें जीना चाहिए। आने वाले समय के इंतज़ार में अपने आज को नहीं गंवाना चाहिए। आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आने वाला कल होगा या जो हमारा कल गुजर चुका है। और हमें अपना हर उस किसी को समझना चाहिए जो हमारे साथ हमारे सुख में दुख में रहता है, ना कि सिर्फ अपने खून के रिश्ते से उम्मीद करनी चाहिए। और एक बात है कि आपको अपनों का ख्याल रखना चाहिए, पर अपने आप का भी ख्याल रखना चाहिए और अपने आप को भी महत्व देना चाहिए। अगर आप खुद अपने आप को महत्व नहीं देंगे तो दूसरा कोई आपको महत्व नहीं देगा। कहानी का शीर्षक अगर हम देखते हैं तो यह एक सार्थक शीर्षक है। इस कहानी में जिस समस्या या जिस बात की तरफ दृष्टि लेखिका ने दिलाने की कोशिश की है उस हिसाब से यह बिल्कुल सटीक है। वापसी शीर्षक यह एक नौकरी से रिटायर्ड व्यक्ति की कहानी है, क्योंकि जिस अपनेपन की तलाश में वे घर वापस आए थे वह एक उन्हें मृग मरीचिका से अलग कुछ नहीं लगा और लास्ट में फिर उन्हें उस जगह से लौट जाना पड़ा। यह वापसी की फिर से वापसी की कहानी है, यानी शुरुआत भी वापसी से होती है और अंत भी वापसी से होती है। इसलिए यह शीर्षक बिल्कुल सटीक है। कहानी के मुख्य पात्र हैं गजाधर बाबू, जो रिटायर हो चुके हैं और वापस अपने परिवार के लोगों के बीच लौट रहे हैं और वर्षों के अकेलेपन की ज़िंदगी के बाद अब वे प्रसन्नता से सभी आत्मीय लोगों से विदा लेते हैं, जिन लोगों के साथ एक लंबा समय उन्होंने गुजारा था, जैसे गणेशी और उसकी बीवी से उनका संवेदना का संबंध बन गया था। गणेशी की पत्नी उन्हें आते समय सफ़र के लिए लड्डू देती है और गणेशी अपनी संवेदनाएं उनके प्रति व्यक्त करता है, जिससे वे भी भाव विभोर हो जाते हैं। जिस सुख के लिए उन्होंने सारी उम्र कष्ट सहा वो समय अब आ गया था, यानी वह सुख का समय अब उनके सामने खड़ा था। अब स्नेह और आदर के साथ अपनों के साथ बाकी उम्र गुजारने की इच्छा लिए वे लौट रहे थे। नौकरी करते करते उन्होंने घर बनवा लिया था। घर में पत्नी थी, बच्चे थे, बहू थी, पुत्री थी और अब वे हंसी खुशी बाकी जीवन उन्हें गुजारनी थी अपनों के साथ। फिर कहानी आगे बढ़ती है। अब वे अपने घर पहुंचते हैं, वहाँ सभी को हंसता हुआ देखते हैं, सभी को हंसी खुशी में मगन है। यह माहौल देखकर उनका मन प्रसन्नता से भर जाता है और वे भी उसमें शामिल होने के लिए उस हंसी खुशी के माहौल में वहाँ जाते हैं, परंतु उनकी सोच के अनुसार यहाँ पर हो नहीं पाता और उनके जाते ही सभी जैसे असहज हो जाते हैं, पुत्र पुत्री बहू सभी।
यहाँ तक कि पत्नी भी। पत्नी का व्यवहार भी ऐसा है जैसे उनका आना उसके लिए एक बोझ के सिवा कुछ नहीं है। पत्नी घर के कामों में ऐसे व्यस्त रहती है जैसे बाकी जीवन का उसका मकसद ही बस यही घर के काम है। उसे न अपने पति के प्रति लगाव है, न ही फिक्र और न ही कुछ और। यहाँ तक कि उनके लिए बिस्तर भी ऐसे लगाया गया जैसे वो कुछ दिनों के लिए ही आए हों या फिर कुछ दिन ही रहें यहाँ पर, ऐसा ही कुछ। आगे गजाधर बाबू कुछ मसलों में दखल देने लगते हैं और वो दखल देकर घर के तौर तरीके जो उन्हें थोड़े सही नहीं लगते हैं उनमें बदलाव लाना चाहते हैं, क्योंकि अब आय में घर में कमी आ गई है और कटौती कर कर चलना जरूरी है। परंतु उनकी ये दखल अंदाजी घर में किसी को सहन नहीं होती और वे सभी आपस में उनकी शिकायत भी करते रहते हैं। गजाधर बाबू को अब समझ में आ जाता है कि उनकी ज़रूरत यहाँ किसी को नहीं है। अगर उनकी कुछ ज़रूरत है किसी को तो सिर्फ पैसों के लिए, और सभी को। अब कहानी का अंतिम भाग शुरू होता है, जब वापसी का फैसला उन्होंने फिर से ले लिया और चीनी मिल में नौकरी के लिए आवेदन दे दिया और वो नौकरी का पत्र भी उनके पास चला आता है। उनका परिवार के प्रति मन अब टूट चुका था, परंतु जाते समय वो अपनी पत्नी को भी कहते हैं कि साथ चलो, पर वह इनकार कर देती है। दूर रहने के कारण पत्नी को भी शायद अपने पति की आदत ना रही थी और ना ही शायद जरूरत और साथ निभाने की कोई इच्छा। अब गजाधर बाबू का भरम टूट चुका था कि घर परिवार जिसकी बुनियाद उनकी बनाई हुई थी, उस जगह उनके लिए अब कोई जगह नहीं थी। दूर से जिस अपनेपन का एहसास उन्हें खींच रहा था वह यहाँ नदारद था। दूर रहकर झूठा स्वप्न जो था वो ही सुखकर था। फिर उनका सामान एक छोटे से कंटेनर में रख दिया जाता है और रास्ते के लिए कुछ मठरी बांधकर दे दी जाती है और एक रिक्शे पर बैठकर वो विदा हो जाते हैं। इस तरह यह कहानी भोक्तावादी युग में रिश्तों के क्षय की कहानी है। लंबे समय तक परिवार से बाहर रहने के कारण परिवार से उन्हें अलग समझा दिया जाता है। यहाँ पर यह कहानी खत्म हो जाती है फिर से उनकी वापसी के साथ। यह कहानी मैंने काफ़ी कम शब्दों में इसे व्यक्त करने की कोशिश की है। इसके भाव इसमें ज़्यादा छुपे हुए हैं और वो ज़्यादा मायने रखते हैं। इसे ज़रूरत है आपको महसूस करने की। शब्द कम हो पर उसमें भाव बहुत ज़्यादा छिपा होता है। तो आज की जो परिस्थिति है, आज के जो टूटते परिवार हैं और बुजुर्गों का या फिर काम करने वालों का सिर्फ एक बैल की तरह बनकर रह जाना, यही यह कहानी दर्शाती है। आज मानवीय संबंध कोई मायने नहीं रखते हैं। आज रिश्ते आपस में बात करके नहीं बल्कि अनजान लोगों के साथ मल्टीमीडिया पर व्यक्त किए जाते हैं। झूठा ही सही दूसरों के साथ संवेदनाएं प्रकट की जाती है, पर जिन्हें असल में संवेदना की जरूरत है उनके पास हम नहीं होते या वो हमारे पास नहीं होते। आज जरूरत है हमें थोड़े अपने अंदर संवेदनाओं को फिर से जगाने की। यही इस कहानी का उद्देश्य रहा होगा लेखिका के लिए। तो ये कहानी आपको समझ में आई तो आप इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैंने इस कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर यहाँ शामिल किए हैं, आप इसे भी देख लीजिए। पहला प्रश्न है, गजाधर बाबू कितने साल की नौकरी के बाद रिटायर हुए? तो गजाधर बाबू 35 साल नौकरी करने के बाद रिटायर हुए थे। कमरे में पड़े हुए गजाधर बाबू को क्या महसूस हुआ? कमरे में चारपाई पर पड़े हुए गजाधर बाबू को अपने अस्थायित्व का अनुभव होने लगा था। जब उनके कानों में वो बातें पहुंची थी कि उनकी पत्नी और पुत्र उनके बारे में कुछ शिकायत कर रहे थे, तब उन्हें लगा कि यहाँ स्थायी रूप से उनके लिए रहना अब असंभव है। अगला प्रश्न है, घर पहुंचने के बाद गजाधर बाबू का पहला अनुभव क्या था? तो घर पहुंचने के बाद उनका पहला अनुभव यह था कि घर के सदस्य उनके साथ सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, रिटायर होने के बाद गजाधर बाबू क्या महसूस कर रहे थे? तो रिटायर होने के बाद गजाधर बाबू ये महसूस कर रहे थे कि अब वे आराम से परिवार के साथ प्रसन्नता पूर्वक बाकी की जिंदगी गुजारेंगे, परंतु ऐसा नहीं होता। ये आपने भी देखा, ये आज की सच्चाई है और इससे हम अपनी आंखें मोड़ नहीं सकते, इस सच्चाई को हम नकार नहीं सकते। इसके साथ ही यह वीडियो हमारा समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि कुछ और अच्छी कहानियों के साथ मैं आपसे मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।